हेलो एवरीबॉडी। तो ये है क्लास 11 का शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ऐसे हालात में जब चूँकि किताब का जो मटेरियल है वो हमें याद नहीं रहता और जो ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट बातें रहती है वो भी हमें याद नहीं रहती। तो शॉर्ट नोट्स जो है हर एक किताब का हमें बनानी चाहिए। अगर हम उसी शॉर्ट नोट्स को एवरी डे अगर बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो इसी के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ बातें जो डेली लाइफ में जैसे आपस में किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो किस तरीके से हमें चीज़ें याद रहती है। तो उसी तरीके से अगर हम किताब का एक अच्छा सा नोट्स बना लें, हर एक चैप्टर का नोट्स बना लें, तो वो नोट्स हमें एग्ज़ाम में रिकॉल करने के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसी विचार को हमारे मन में आते हुए हमने ये सोचा कि आप सभी के साथ जो है शॉर्ट नोट्स शेयर की जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप लोग कक्षा वाइज शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। और ये शॉर्ट नोट्स विशेष रूप से हमारा उद्देश्य बनाने का यूपीएससी और पीसीएस छात्रों के लिए है। बाकी इसके अलावा भी जो क्लास 11 के छात्र हैं, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, तो ये जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है इसका आप शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। लेकिन इसके मैं 2 रूल बता दूँ। चूँकि शॉर्ट नोट्स के फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जो पहले से किताब कई बार पढ़ चुके हैं। जो बच्चा किताब कई बार पढ़ चुका है, शॉर्ट नोट्स उसी को समझ में आएगा और उसी के लिए ख़ास होगा, उसी के लिए विशेष रूप से कारगर साबित होगा। लेकिन जो किताब को कभी भी नहीं पढ़े तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल उनके कोई काम का चीज़ नहीं है। ठीक है। तो पहली बात यह होगी कि शॉर्ट नोट्स आप तभी बनाओगे जब आपके पास पहले से कई बार स्टडी किया जा चुका होगा, आप 3-4 बार 5 बार पढ़ चुके होंगे, तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि शॉर्ट नोट्स अगर कोई व्यक्ति अगर आपको देता है तो वो शॉर्ट नोट्स उसके अनुकूल होगा। तो आप क्या देखें कि आपके अनुकूल क्या है। मैं जो बता रहा हूँ ये नोट्स करने के लिए, क्या ये चीज़ें आपके लिए नोट्स करने के लिए है? अगर है तो वो चीज़ें आप नोट्स करो, और अगर वो चीज़ें आपको बगैर नोट्स किए भी याद रहता है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आप उसको लिखते हो या ना लिखते हो। चूँकि नोट्स जो होता है हर एक के लिए अलग अलग होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बराबर नहीं होता। लेकिन मैं जो नोट्स शेयर कर रहा हूँ ये अपने अनुकूल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये नोट्स अगर आपको भी लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए परफेक्ट है, आपको जो चैप्टर है उसके सारे बातों को समरी आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कॉपी में नोट कर लो, चैप्टर का नाम नोट कर लो, इकोनॉमिक्स क्लास 11, चैप्टर नंबर 1 है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए नोट्स क्या है। पहली बात है कि स्मरणीय बिंदु अब हम बात करेंगे। तो अंग्रेज़ों का मकसद क्या था हमारे देश के, पहला मतलब क्या है। यहाँ पर चैप्टर देखिए, स्वतंत्रता के समय जब हम आज़ाद हो गए थे तो हमारी अर्थव्यवस्था की क्या दुर्दशा थी। ठीक है। दुर्दशा मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को पूरी तरीके से निचोड़ लिया था, हमारे देश को। तो जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दशा क्या थी। तो देखिए पहले सबसे पहली बात ये आप जान लें कि अंग्रेज़ हमारे देश में 175 साल हुकूमत किए। तो हुकूमत करने का उसका मेन मकसद क्या था? मकसद ये था कि अपने हित को ज़्यादा से ज़्यादा पोषित करना। ठीक है। और जो वहाँ पर तरक्की हो रही थी भारत को उसके लिए उपयोग करना। ठीक है। तो पहला लाइन आप नोट्स में लिखो कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य ही था कि ब्रिटेन को विकसित करना, अपने देश को विकसित करना, अर्थव्यवस्था के लिए भारत को उपयोग करना। ठीक है। ये पहला अंग्रेज़ का मकसद था। और फिर इसी के रूप में अंग्रेज़ों ने अपने हित को साधते हुए भारत को पूरी तरीके से शोषित किया, भारत के अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया। तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? तो आर्थिक विकास की निम्न दर पहले आप समझ लीजिए कि भारत की ग्रोथ रेट क्या थी और प्रति व्यक्ति आय क्या थी। ठीक है। तो पहली बात यह है कि औपनिवेशिक काल ने कभी भी हमारे जीडीपी ग्रोथ के बारे में आंकड़ा रिलीज नहीं किया कि हमारी ग्रोथ क्या है, इस विषय में कभी बात नहीं की। और इस विषय में भी बात नहीं की कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, यानी कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, ये भी कभी आंकड़ा ब्रिटिश सरकार ने कभी रिलीज नहीं किया। नहीं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। तो ऐसे हालात में हमारे देश के ही कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हमारे देश के अर्थव्यवस्था और हमारे देश की हालत के ऊपर एक रिसर्च किया और आंकड़ा प्रस्तुत किया लोगों के सामने। तो उसमें प्रथम व्यक्ति डॉक्टर वी.के.आर.वी. दास। ठीक है। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। ठीक है। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के अनुसार तो इन्होंने बताया कि हमारी वार्षिक वृद्धि केवल 2% है। सोच सकते हो कि 2%। अभी चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन है, यूरोप की इकोनॉमी स्लो डाउन है, हमारे भी इकोनॉमी स्लो डाउन है, लेकिन अभी भी
हमारी इकोनॉमी 2% की ग्रोथ नहीं है बल्कि 2% से ज़्यादा ही होगा, जबकि चाइना 6% है। तो सोच सकते हो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे देश को लूटा कि हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ 2% के हिसाब से थी और प्रति व्यक्ति आय का बारे में तो कुछ अनुमान ही नहीं लगा सकते, यानी कि 0.5% प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय में वृद्धि देखने को मिलती थी। प्रति व्यक्ति की आय वृद्धि कुछ अनुमान ही नहीं है, मतलब कितना लोग कमाते थे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्रति व्यक्ति की आय वृद्धि केवल 0.5% थी। ठीक है, ये वृद्धि मतलब वार्षिक वृद्धि बताया जा रहा है कि 0.5% की वृद्धि जो है अनुमान लगाया गया। तो कृषि का पिछड़ापन क्या था, चूँकि हमारे देश के उस वक्त 70 से 80% लोग तो कृषि के कार्य ही करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो कृषि के कमर को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और लूट खसोट मचा रखा था। और इन किन के थ्रू किस माध्यम से अंग्रेज़ जो कार्यवाही करते थे, अंग्रेज़ जो करता था, जैसे कि ज़मींदारी पर था। ज़मींदारी ने हमारे देश के किसानों को निचोड़ डाला। महलवारी ये एक अंग्रेज़ों का एक सिस्टम था जिसके मातहत ये टैक्स वसूली करता था किसानों के साथ। रैयतवाड़ी पर महलवारी प्रथा में क्या होता था कि महलवारी प्रथा में मतलब बोली लगाई जाती थी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा इलाके की बोली लगाएगा उसको उस इलाके का टैक्स वसूली करने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो महलवारी प्रथा के अंदर ये बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण हुआ। और रैयतवाड़ी प्रथा ये था कि जब अंग्रेज़ों को लगा कि हम महलवारी प्रथा से नुकसान हो रहा है तो रैयत को ही यानी कि किसानों को ही सीधे तौर पर टैक्स जमा करने के लिए ये आह्वान करने लगा। और ये रैयतवाड़ी जो प्रथा था, जो भी किसान अगर टैक्स नहीं जमा करता था उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाता था। पहले ज़मीन ज़मींदार जब्त कर लेता था, महलवारी प्रथा में वो जो वसूली करने वाला था वो कर लेता था, और रैयतवाड़ी प्रथा में डायरेक्ट तौर पर किसान से अंग्रेज़ ये वसूली कर लेता था। तो पहला ये कारण था जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी। और व्यवसायीकरण का दबाव, नील आदि का उत्पादन करवाना ज़बरदस्त थी। चावल गेहूँ की फसल की पैदावार को छुड़वाकर नील और कपास की खेती करवाना, ये दूसरा जुल्म था। और तीसरा, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादक के भूमि चली गई तथा विनिर्मित निर्यात की और आयात में वृद्धि हो गई। अब जो बंगाल का जो इलाका था काफ़ी सिंचित था, काफ़ी उपजाऊ था, और पाकिस्तान का जो सिंधु घाटी का जो जितना भी टेरिटरी है ये सब पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया। तो इस वजह से भी जो है हमारा एक विनिर्माण और निर्यात का जो एक काफ़ी जो जूट की और हम कॉटन की जो करते थे उसमें थोड़ी कमी आ गई, तो इससे भी हमें प्रभाव पड़ा। तीसरी बात है अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। हमारा जितना भी औद्योगिक क्षेत्र था बिल्कुल भी विकसित नहीं था। अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, तो हमारा कोई भी औद्योगिकरण का कोई भी विकास हमारे देश में नहीं थी। तो औद्योगिकरण यानी कि हमारे देश की औद्योगिकरण आगे नहीं बढ़ पाया था। भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन किया अंग्रेज़ों ने। अपना औद्योगिक विकास जब चल रहा था अंग्रेज़ों का, तो हमारे हस्तकला जो हम माहिर थे, आर्टिस्ट हमारे यहाँ थे, जो बड़े बड़े कलाकार जो कार्य करने वाले, हाथ से एक डिज़ाइन और नमूने जो बनाते थे, उन लोगों का नौकरी छीन लिया। मशीनों के साथ ये स्पर्धा नहीं कर सके। दूसरा, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्रों की सीमित क्रियाशीलता। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें निजी मतलब सरकार और फिर सरकार और कोई व्यक्ति विशेष दोनों सर्वसम्मति के साथ जब उसके अंदर वो डील होता है तो सार्वजनिक क्षेत्र उसको कहा जाता है। तो इसकी सीमित क्रियाशीलता थी, यानी कि ये ज़्यादा विख्यात नहीं था, ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति जो अंग्रेज़ हमारे साथ किया करता था। तो ये सब वजह थी। विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या थी? कच्चे माल के रूप में भारत को हमेशा इस्तेमाल किया गया। फिनिश प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब हमारे ऊपर कंट्रोल किया तो कच्चा माल ढोना शुरू कर दिया। तो विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार हो गया और भारतीय की संपत्ति का बहिर्प्रवाह यानी कि हमारे देश की अपार संपत्ति बाहर की ओर प्रवाह करने लगी। पाँचवा हुआ प्रतिकल तत्कालीन जनसांख्यिकीय दशाएं क्या थी? मतलब उस वक्त हमारे देशवासियों की हालत क्या थी? तो देखिए, तकरीबन बताया जाता है उच्च मृत्यु दर थी, मतलब 45 प्रति हज़ार, यानी कि हर 1000 पर 45 व्यक्ति की मृत्यु दर हो जाती थी। ऊंची मृत्यु दर थी। और शिशु जन्म दौरान 218 बच्चे हर 1000 में मृत्यु हो जाती थी। और सामूहिक निरक्षरता, मतलब 84% लोग हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में अनपढ़ थे। तो कितनी ख़राब दुर्दशा थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। निम्न जीवन प्रत्याशा, मतलब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन जीने का उम्मीद केवल 32 वर्ष से ज़्यादा किसी भी भारतीय का अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं माना जाता था। और जीवन यापन का देखिए 80 से 90% क्या था? आधारभूत व्यवस्था जो होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पर कोई चीज़ नहीं था। और जन स्वास्थ्य सेवाओं का कोई कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। तो ये सब दशाएं थी। और अविकसित आधारभूत ढांचा, मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे चीज़ों को इस्तेमाल किया और हमारे नागरिकों को शोषण किया। तो अच्छी सड़कें नहीं थी, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार सुविधाओं का अभाव था।
ये सब आप लिख सकते हो नोट्स के अंदर। यद्यपि अंग्रेज प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए, सड़कें बनाया, रेलवे बनाया, बंदरगाह, जल यातायात, डाक, तार विभाग, ये सब किए, लेकिन अंग्रेजों ने ये जितने भी कार्य करवाए सब अपने मुताबिक, अपने कार्य के मुताबिक, अपने फ़ायदे के मुताबिक किए। इसमें कोई सोसाइटी वेलफेयर का कोई दूर दूर तक कोई जो है नज़र नहीं था। तो लेकिन इनका उद्देश्य वही था, अपने आप को पोषित करना। सातवां, प्राथमिक कृषि क्षेत्र पर आर्थिक निर्भरता। तो हमारे देश के ज़्यादातर आबादी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थे, और जिस वजह से हमारे अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी। तो कार्यबल अधिकतम लगभग 72% लोग इसी कार्य से जुड़े हुए थे, और 10% लोग केवल विनिर्माण क्षेत्र में थे, औद्योगिक क्षेत्र में, और 18% लोग सेवा क्षेत्र में थे आज़ादी के वक्त। तो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद का ही शिकार बुरी तरीके से भारत हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरीके से अपने साम्राज्यवाद के रूप में अपने हिसाब से भारत को दुहा। पहला यह था कि यातायात की सुविधाओं में वृद्धि की, लेकिन अपने हिसाब से बंदरगाहों के विकास किया, अपने हिसाब से डाक और तार विभाग की सुविधाओं का विकास किया, अपने हिसाब से देश की आर्थिक राजनीतिक एकीकरण, ये चीज़ें हमारे बाद में हुई, और बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था का विकास सब अपने अनुकूल अंग्रेज़ों ने किया। तो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से हमारी स्थिति बहुत ख़राब हुई। तो इसका रीज़न क्या था कि भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हो गया बुरी तरीके से। हमारी जितने भी कारीगर, जो हाथों से कार्य करने वाले जो लोग थे, मशीनों से स्पर्धा नहीं कर सके, और कच्चे माल का निर्यात के रूप में भारत को आयातक बना दिया, और विदेशी व्यापार का ब्रिटेन का एकाधिकार था। व्यवसायीकरण पर दबाव हमारे देश के ऊपर बना। तो आज़ादी के वक्त क्या दुर्दशा थी हमारे देश की, तो एक खाका नोट्स के रूप में आपके सामने ये प्रस्तुत है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो तो। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।